मुसलसल बजते मोबाइल ने कमाल साहब और उन्हीं के साथ बैठे सब लोगों को मतवजा कर लिया। आलम ने नागवारियत से इस वक्त मुदाखलत करते बंदे को सोचा और मोबाइल निकाल कर देखा तो अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। वो एक नज़र सामने बंद रूम पर डालकर आसपास शोर शराबे से तंग आकर बैठा। सुनो, मेरी बीवी सामने वाले रूम में है, ख्याल रखना। मैं 2 मिनट में आता हूँ। कुछ सपाट सर लहजे में कहते निकला कि पीछे वो झट से सर हिला गए, जबकि आलम मोबाइल थामे वहां से साइड आ गया। कैसे भी क्या आफत के 2 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ ऐसा कौन सा बंदा था जो उसे इस जरूरत के साथ ऐसी बदतमीजी से मुसलसल कॉल्स करे। वो लॉन में एक साइड आ गया जहां आवाज कम सकूत सादा था। बोलो। मोबाइल कान से लगाते उससे अपने रूह वाले लहजे में दूसरी तरफ से कहा, सर, सहीर आलम, वो घर पर अचानक कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है और सिम्मी को गोली लगी है। आरिफ भी काफी जख्मी हो गया है। मैं अभी आई हूँ सर। रोती हुई रमशा कानों को चीरती फायर्स की आवाज पे चीख कर बता रही थी। क्या बकवास है? सुनकर कुछ पल तो वो बोल नहीं सका, और जब बोला तो आवाज में ऐसी खनखच थी कि इंसान की रूह कांप जाए। मुझे बचा ले साहिर, सिम्मी आरिफ को बचा ले। वो हलक के बल दर्द से घुराई और साहिर को लगा उसके सर पर सातों आसमान टूट पड़े हों। सिम्मी। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। क्या इस बार उसके पास होकर भी उसकी बहन को तकलीफ पहुंचेगी? उसकी मौजूदगी में उसकी बहन तकलीफ उठाएगी? मैं आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, 2 मिनट। धाड़ कर बोला और कॉल डिस्कनेक्ट करते मुड़ा तो पीछे कमाल साहब को खौफजदा खड़ा पाया। सब ठीक है सहीर आलम? क्या हुआ? वो घबराकर उसके बिखरे रूप को देखते पूछने लगा, जिसकी सफेद रंगत से खून टपकने लगा था जैसे। सब ठीक है। मेरी बीवी का ख्याल रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। दाद को कहना इसका पूरा ख्याल रखे। मैं अपनी गार्ड से भेज रहा हूँ। बता दो पहले, अगर इसे खराश भी आई तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ से जाओ और सीधा दाद से कहो हुरुलैन के पास रहे, गो फास्ट। वो सर लहजे में ठहर कर बोला तो बुकलाए हुए कमाल साहब सर हिलाते पीछे की तरफ भागे और साहिर एक नज़र सारे माहौल पर डालकर अपने आदमियों को कॉल करता वहां से भागने के अंदाज में निकला। उससे उम्मीद थी बुरहान और दाद की मौजूदगी में उसकी बीवी पर आँच नहीं आएगी, और अब तो उसकी बहन के रूम में थी। उसके पास ज़रूर मज़ीद कुछ न कुछ तो ऐसे लोगों की बातों से बचाएगी जब तक वो यहाँ पहुँचे। जहाज़ की रफ्तार से उसकी स्याह लंबी गाड़ी अलवी विला से निकली। दिमाग दिल पर सिर्फ उसकी बहन छाई हुई थी, और दूसरे हाथ से वो बार बार आरिफ को कॉल्स कर रहा था, पर कोई उठा नहीं रहा था। उसे मज़ीद टेंशन होने लगी। अब इस सब में वो सिर्फ एक साथ को ही याद कर सकता था, क्या वो उसकी बहन को किसी आजमाइश में न डाले, वरना आलम नहीं जी सकेगा। अब तो मैंने कॉल करी थी, अब मुझे आज़ाद करो, जाने दो मुझे। अपनी मोहब्बत की अपने हाथों से बर्बादी पर फूट फूट कर रोती रमशा गिड़गिड़ाई, और उसकी गिड़गिड़ाहट पर सामने बैठे वजूद कहकर लगा उठे, हे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। एक तो अपने हाथों से उस एसपी को अपनी मोहब्बत की सच्चाई बताई, दूसरा अब जान बचाने के लिए उसकी खुशियाँ, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं सच में साहिर आपके लायक नहीं। आप मुझे कैसे माफ़ करेंगे अब? मैं कैसे खुद को माफ़ करूँगी आपकी बर्बादी पर? वो दिल में सोचती फूट फूट कर रो रही थी। सामने उसके मामा मामी चेयर पर बंधे बेजान पड़े थे, जबकि उसकी कज़न से शादी अटेंड करने गई थी। ये भी शुक्र अल्लाह का था कि वो वहाँ मौजूद नहीं थी, वरना पता नहीं क्या होता। वो कुछ देर पहले ही यहाँ घर पहुँची थी। उसे देखते ही मामा मामी के माथे पर बल पड़ गए, जैसे वो अपने नहीं उनके घर आई हो। उसका दिल किया वापस भाग जाए सही आलम के घर, जहाँ वो खुशी से सांस ले सकती थी, जी सकती थी उसकी मौजूदगी में। पर वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसका दिल उसे चैन से रहने नहीं देता था। जब जब वो साहिर के करीब उस लड़की को देखती थी, वो कभी खुशी से नहीं रह पाती वहाँ भी। और शायद ये उस लड़की का ही कसूर था, जिस वजह से वो अपनी मोहब्बत को तकलीफ दे चुकी थी। अभी उसे घर आए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक से घर में ब्लैक सूट बूट में दराज कद वाले आदमी अंदर घुस आए, और उन्हें अपने हथियार से हरासा करके उसके मामा मामी को उसके सामने चेयर पे बांध कर उन पर गन पकड़े खड़े हो गए थे, और उसे सामने बिठाया गया। जब भी ग्रे सूट में दराज कद का बड़ी एज का एक सूट सफ़ेद रंगत वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसके मुंह में सिगार दबा हुआ था। उसे देखकर ना जाने क्यों रमशा के अंग अंग में खौफ की लहरें उठी। वह हरासा फैली खौफजदा आंखों से उसकी मकरू मुस्कुराहट वाले हैवान को देखने लगी। कुछ भी कहने से पहले ही उसके मामा की टांग पर फायर किया गया, और उससे मोबाइल थमाया गया कि वो साहिर को कॉल करे और कहे कि उसकी बहन मुसीबत में है, उससे गोली लगी है।
उसे तड़प कर इनकार किया क्योंकि वो परेशान हो जाता और कुछ उल्टा-सीधा ज़रूर होता। तभी वो भड़क कर इनकार कर गई और उसे क्या पता था कि उसका इनकार उसके मामा की दूसरी टाँग को भी नकारा कर देगा। उसे मजबूर कर दिया गया, उसके बाजुओं पर कट मारकर उसके पाँव के तले पर चलते शोले रखकर कि वो खौफज़दा हो और रोए और उनका काम आसान हो। और वाक़ई उसके पाँव की जलती स्किन उसे मजबूर कर गई कि वो करे सब जो वो कहना चाहते थे। पिज़्ज़ा में उठती उसकी चीखें, सांस स्किन के जलने की बू, सामने बैठा मज़े से उसे देख रहा था कि उसे चीख-चीख कर हाँ करना पड़ा कि वो करेगी कॉल आलम को। शाबाश! हमें मालूम है, ज़िंदगी में बड़ी कशिश है, मोहब्बत से ज़्यादा, पर ये कशिश मुझे फीकी लगती है, क्योंकि ब्लाइंड ब्यूटी मेरे पास नहीं। वो अपनी चमकती मकरू आँखों से हुरुलैन को याद करता बोला। वो सिर्फ़ उसकी पहली मोहब्बत नहीं, उसका जुनून थी। उसे हासिल करना कहर ज़मान का जुनून बन गया था कि कैसे भी करके उसे ब्लाइंड ब्यूटी हासिल करनी है। उसे हासिल करके किंग को नीचा दिखाना है, जो उसने शुरू में शुरुआत करके कहर ज़मान को दिखाया था। और फिर वो कर गई, चलने से बचने के लिए जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपना मोबाइल उठाया और आलम को कॉल करने लगी। उसकी हिचकियाँ बंध गईं, चीखों पर हलक में खराशें पड़ गई थीं। उससे अपनी किस्मत पर रोते हुए कुछ कॉल्स के बाद उसके बोलों को दिल के तहखानों में उतारते रोते भारी आवाज़ में कहा था कि सिम्मी को गोली जबकि आरिफ ज़ख्मी हो गया है। सब कुछ कहर ज़मान के प्लान के मुताबिक हुआ था। वो बात करने लगी थी कि फ़िज़ा में ठाठा की आवाज़ें उसके कानों के पर्दे फाड़ गए और निशाना उसके मामा मामी थे, जिनके चेहरे पे गोलियों के सुराख दिखते उनसे खून रिसते देखकर वो बुलंद आवाज़ में चीखें मारती कहर ज़मान के गन के निशाने पर उसे कहने लगी कि सिमी को बचा लो। वक्त वापस वहीं आ खड़ा हो गया था, जहाँ ब्लाइंड ब्यूटी ने सिमी को बचाने के लिए एक बीच से कदमों में आखिरी सांसें लेना चाही थीं। और आज मोहब्बत में सिसकते चलते वजूद ने अपनी आंखों के सामने अपनों को गंवाते हुए उससे झूठ बोला कि सिमी को बचा लो। दोनों ही मोहब्बत की मारी थी, एक शहजादे के इंतज़ार में 20 के सामने झुकी थी अपनी अजीज़ जान को बचाने के लिए, जबकि दूसरी 20 से मोहब्बत करती शहजादे को धोखा दे बैठी थी। सर, इसका क्या करना है? बेहोश पड़ी रमशा को देखते उसके आदमी ने पूछा। धड़कते दिल से समान हुरलैन को सोचते सर हिलाया। छोड़ दो इसे, 20 के लिए गिफ्ट, कि उसके रास्ते में बहुत पड़ी हैं, पर कहर को ब्यूटी के अलावा कोई नहीं भाती। खुशी से कहका लगाते वो बोला और एक भरपूर नजर रमशा के सरापे पर डालते वहां से मुड़ा। उससे कदमों में रफ्तारी थी। वो जल्द अज जल्द ब्यूटी के पास जाना चाहता था। वो गाड़ी में बैठते ही उसके मोबाइल पर मतलूबा कॉल आने लगी। उससे देखते फिर से कहका लगाया। योर एजेंट इज कमिंग, इनोसेंट ब्यूटी। गाड़ी घर से रुख मोड़ चुकी थी और एक के बाद दूसरी गाड़ियां अलवी विला के लिए रवाना थीं। नूर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कब से खामोश बैठी हो? तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे? वो रुकता कर बोली। नूर ने मोबाइल से नसें उठाकर उसके चेहरे को देखा और फिर लॉक डोर को देखा। सिर्फ 2 मिनट हो, फिर हम आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो दिल में बोली, वहाँ होंगे जहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी आंखों का नूर, तुम्हारी ज़िंदगी की खुशी बनूंगी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं। तुम उस हैवान की, ना ही मैं उस गुंडे की हूँ। उससे मुझसे वादा किया है, वो हमें यहाँ से ले जाएगा और सुकून वाली ज़िंदगी देगा। मन ही मन में मुस्कुराती वो हूर के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोसा दे गई। नूर, हूर ने नम आंखों से उसके प्यार पर कुछ कहना चाहा कि तभी बाहर दूसरी तरफ बुरहान की थाड़ें अलिफ के रूम पर थी। मैं कह रहा हूँ दाऊद, दरवाज़ा खोलो वरना बहुत पछताओगे। जवाब दो मुझे, इस सब का आखिर क्यों किया तुमने ये सब? जवाब दो, दरवाज़ा खोलो। वो दहाड़ता दरवाजे पर आते रसीद कर रहा था, जबकि हूर साकी से सुन रही थी। अलबत्ता नूरुल ऐन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वहशत का सांप फिर से कुंडली मारकर सीने पर बैठ गया। वो कपकपाती बंद दरवाजे को देख रही थी, जहाँ कमाल साहब की पुकारें थीं, जबकि दूसरी तरफ बुरहान था अलिफ के रूम पर। वो मजबूत नहीं थी, काफ़ी डरपोक थी और अब तो इस सूरत हाल से उसकी जान निकल रही थी। अल्लाह हमें इनसे बचा ले, या अल्लाह हम मासूम हैं, हमने कुछ नहीं किया। वो रोती हुई खामोश बैठी हूर को देखती मुंह पर हाथ रखे बोली, ये क्या कह रहा है नूर? बुरहान, और तुम दरवाज़ा तो खोलो, ताया अबू है दरवाजे पर पागल। फूटने लगी कि नूर ने लरज से एकदम से उसे थाम लिया। नहीं, यहीं बैठी रहो। हूर, आज तुम्हारी आज़ादी का दिन है, उन्हें छोड़ दो।
उन्होंने हमेशा हमें तकलीफ़ें दी हैं, मत सुनो उनकी। वो सिसकती हुई बोली कि हूर कुछ समझ नहीं पाई। आलम, आप सुन रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बाहर निकालें यहाँ से। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखते हरासा होकर बोली, नूर दरवाज़ा खोलो, मुझे आलम के पास जाना है प्लीज़। वो तड़प कर खड़ी हुई और बेचैनी से बोली, कुछ नहीं हो रहा मेरी जान, तुम बैठो यहाँ, सब ठीक है अभी। उसका भी जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि धाड़ से खिड़की का पट खुला और अलिफ कूदकर अंदर रूम में दाखिल हुआ। हूर नूर ने हरासा होकर खिड़की की समेत देखा। वो अंधेरी की रानी क्या देखती, खामोश भी परेशान खड़ी रही, जबकि नूर के अवसान अदा हो गए। वो खौफसदा से पीछे हुई। घड़ी कहाँ है नूरुलैन? सुर्ख अंगार आंखों से वो ब्लैक बनियान अपने चौड़े सीने पे पहने उसकी समेत पर्दा सर लहजे में पूछने लगा, "क- कौन सी घड़ी?" वो रोती हुई अगला कर बोली और उसे वहशत से भरी आंखों से देखने लगी। उसका पोर पोर उसे देखकर सुन पड़ गया था, टांगें शल हो रही थीं। शट अप। मेरी घड़ी कहाँ है जो मैंने यहाँ रात को रखी थी? और फिर मुझे ये उसकी जैसी दूसरी मिली। कैसे किया तुमने ये सब? कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ? धोखा दिया है तुमने अलिफ को, चीट किया है दाऊद को। एक जज्ब में फांसा खत्म करते उसे गुस्से से धाड़ते उसके दोनों बाजू जकड़ लिए। छोड़ो, मुझे जाने दो।" वह रोती हुई खुद को छुड़वाने लगी। जवाब दो, किसके साथ मिली हुई हो इडियट? वो उड़ाया और उसे झुंझोड़ कर रख दिया। नहीं बताऊंगी, मार दी मुझे, तुम जैसे हैवान को फांसी तक पहुंचा कर रहूंगी। खूनी हो तुम, गुंडे धोखेबाज इंसान हो, इंसान को मारने वाले आदमखोर हो। वो भी गला फाड़ कर बोली। और सुन होते दिमाग से खौफ से नीली पड़ती वहीं खड़ी कपकपा रही थी। आलम, आ जाए, मुझे डर लग रहा है। वो दाऊद और नूर की चीखों पर सहमी हुई थी और सरगोशी में उसे बुलाती है आयतल कुर्सी का वर्द करने लगी। चटा। दूसरे ही पल जोरदार थप्पड़ की आवाज़ रूम की फिजा में गूंज उठी। तुम मुझे धोखा दोगी, अपने दाद को, मेरा एतबार तोड़ोगी, मुझे तकलीफ पहुंचाओगी। वो उस पर चीखता उसका जबड़ा मुट्ठी में जकड़ गया। तैयार रखना खुद को मेरे इंतकाम के लिए। मुझे तो बर्बाद कर दिया बोनी, अब अपनी बर्बादी का सोचना कि अलिफ धोखाबाजी पे क्या सजा देता है। उसके चेहरे को बिल्कुल अपने सामने करते उसकी पहली आंखों में देखता हुआ रहा हूँ, जबकि बाहर आसिया बेगम, कमाल साहब भी सबकी धाड़ी थी। ये वो क्या कर रहे हैं उसके साथ? बुरहान लातूर कंधों के वार से डोर का लॉक तोड़कर जब उससे कमरे में दाखिल हुआ तो पहले ही उसे वहां से गायब पाया। अलिफ। वो धाड़ा और बाहर निकला कि पास वाले रूम से अलिफ की आवाज़ें सुनाई दी और वो चौंक उठा। सर, हमने सारे केस को निकाल दिया है और घर को भी घेरे में ले लिया है। अरमान एसएचओ भागते उसके पास पहुंचे। नूर, होड़, दरवाज़ा खोलो। वो अपने माँ बाप को पीछे करता खुद दरवाज़ा तोड़ने लगा। ये क्या कर रहे हो बुरहान? पागल हो गए हो? कमाल साहब उसका बाजू पकड़ कर घुर्राए और पीछे खींचा। पागल नहीं हो गया बल्कि होश में आ गया हूँ। पूरा साल जिस हैवान को ढूंढता रहा वो मेरे ही घर में मासूमियत का चोला पहनकर दरिंदगी करता रहा और मैं उसके काटे हुए टुकड़े उठाता रहता था। वो बोला नहीं गरजा था कि कमाल साहब को लगा उनका दिल बंद हो जाएगा। वहीं आसिया बेगम अपने मासूम बेटे पर इल्ज़ाम भाई भाई को दुश्मन देखकर सीना थाम गई कि बी ने बर वक्त उन्हें संभाला, वरना वो ज़रूर ज़मीन पोस होती। क्या बकवास है! दिमाग खराब है जो मेरे बेटे के बारे में ऐसा कह रहे हो। उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे से दूर फेंकने के अंदाज में घुराए। अब वो हो गए हम उस मासूम इंसान के हाथों बेवकूफ़ बना लिया उसने सबको बेवकूफ़। मगर अब नहीं, वो कोई और नहीं अलिफ है, आलम का आदमी, वही गुंडा जिससे इतने खून किए हैं, लोगों को काटा है। कहका लगाते उसने अपने बाप को पीछे किया और अरमान एसएचओ को इशारा किया, जो दरवाजे पे टूट पड़े। अलिफ ने रोती कांपती नूर को देखते हूर को देखा। घबराओ नहीं गुड़िया, आलम यहीं होगा, वो तुम्हें ले जाएगा। यहाँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, खामोश। वो उसका कांपता वजूद मोहब्बत से साथ लगाए सर पर बोसा देकर नूर को देखा, जो हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी। दुल्हन के सरापे में उद्दात को इस कदर सहर लगी कि दिल किया उसके वजूद से नोचकर अपनी सजावट को उतारे। बुरहान के साथ मिली हुई हो ना, याद रखना, भूलूंगा नहीं मैं तुम्हें। सिर्फ 2 दिन। दरवाजे को टूटते देखकर वो खिड़की की तरफ जाता हुआ बोला और उस पर एक आखिरी नजर डालकर वहां से नीचे पाइप पर उतर गया। उसी पल ठार के साथ दरवाज़ा खुला कि हूर और नूर की चीख निकल गई। भी ने भागते हुए आगे बढ़ते हूर को आगोश में भरा, जो सांस मुश्किल से ले रही थी, जबकि रोती हुई नूर शिकायत करती नजरों से
बुरहान को देखती रही जो खिड़की को देख रहा था। चलो। उससे सर लहजे में हुक्म दिया। बुरहान बेटे, वो तुम्हारा छोटा भाई दाद है। आसिया बेगम ने रोते हुए एहसास दिलाया। कुछ नहीं मेरा वो, एक मुजरिम है इस वक्त, और उसे वजह बयान करनी होगी कि अगर उसने सच में ये रास्ता चुना है तो मैं उसे फांसी तक खुद पहुंचाऊंगा, जिससे पता नहीं कितने मासूम यतीम किए हैं। कर्ज कर कहता वो हुरूलैन पर आंख से डालकर वहां से निकला। पीछे वो बेदम होकर नीचे बैठ गई। मर क्यों नहीं जाता मैं? मेरे भाई की बद्दुआएं हैं मुझ पर। आज मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कमाल साहब की धाड़ें अरूज पर थी। दफातन बाहर फायर्स होने लगे और आलम की सदा लगाए रोती पी में चुप गई, जबकि नूर के चेहरे पर रौनक आ गई। वो अब चली जाएगी अपनी बहन के साथ यहाँ से। उससे हूर को देखा और सोचा। माय ब्लाइंड ब्यूटी। सिटी की धुन के साथ लॉन्च में कहका गूंजा। मामा। हूर सुनकर अचानक चीखती वहशत सदा सी कहर सामान की आवाज़ पर धाड़े मारती खुद को नोचने लगी। आलम, आलम मुझे बचा लो, वो आ गए आलम, मुझे नहीं बनना रख। उसके चीखों पर नूर के साथ सबको साम सूंघ गया, जबकि वो हाथ पैर मारती अपने बाल नोचती पीछे खिसक रही थी। कदमों की धमक सीढ़ियों की तरफ आई और हुर को लगा वो आखिरी सांसें ले रही है। मुझे नहीं जाना पापा। वो सिसकी और नफी में सर हिलाया। तभी गर्दन उसकी एक तरफ लुढ़क गई। मुझे बहुत डर लग रहा है आरिफ, तुम जल्दी से आलम और शहजादी को बुला लो। जल्दी करो, मेरा दिल फट जाएगा। सिमी रोती हुई बोली। कुछ नहीं होता, आप लेट जाए, मैं बुलाता हूँ दोनों को। वो उसे जबरदस्ती बेड पर लिटाकर बोला। अगर गोलियां यहाँ आ गई तो? उससे डर कर पूछा। आरिफ मुस्कुरा दिया। नहीं आएंगी, क्योंकि घर बुलेट प्रूफ है, इतनी आसानी से नहीं बना। वो कहता उस पर कंफर्टर दुरुस्त करने लगा। तुम आलम को कॉल करो जल्दी। वो घबराई बोली। ओके। वो कहकर उठा कि सिमी बिदक कर बेड से उठ बैठी और घबरा कर आरिफ की कलाई थामी। यहीं कॉल करो। यहाँ मोबाइल नहीं, ऑफिस में रखा है, 2 मिनट करके आता हूँ। यहाँ आप सेफ हैं। उसका हाथ थपथपा कर बोला। सिमी उसका लम्स पाकर मचल कर हाथ खींचती जल्दी से सर हिला गई। ठीक है, जाओ जल्दी। उससे नसें फेर कर कहा। आरब मुस्कुराता वहां से निकला। उसके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि अलीफ बच गया हो। वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो सामने से भागते अंदर आते साहिर को पाया। फायर्स कब के रुक चुके थे। शायद वो सिर्फ उसे हरासा करने के लिए थे। सिम्मी, सिम्मी मेरी जान, कहाँ हो तुम? वो अंदर दाखिल होते मचलते धाड़ कर पुकारा कि भुखलाई सी उसकी धाड़ पर सिमी एकदम बाहर को भागी और अब आलम दोनों को हैरत से देख रहा था। तुम दोनों ठीक हो? वो नासमझी से देखता पूछने लगा। आलम शहजादी, मेरी शहजादी कहाँ है? सिमी उसे अकेले देखकर बोली और साइर का पहाड़ नुमा वजूद हवा होने लगा। उसकी सर्द रंगत पर आरिफ का दिल धड़कना भूलकर सुस्त पड़ गया। कुछ ऐसा मत कहना कि तुम उसे छोड़ आए हो आलम। आरिफ अचानक से घुराया। वो होश में आया और अपनी बहन की फैली आंखों को देखा। मैं उसे खो नहीं सकता था। उसे बेबसी बताई और कदम पीछे लिए। कानों में जिंदगी से खिलखिलाहटें गूंज उठी। मत कहना कि तुम उसे खो आए हो। आरिफ जख्मी शेर की तरह गरजता फायर की तरफ भागा कि उसी पल साहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जिंदगी का ख्याल रखना। उस सिम्मी की वीरान आंखें देखकर जख्मी सा मुस्कुरा कर बोला। मुझे माफ करना, हर भाई ऐसा होता है। उससे हंसते हुए कहा और उल्टे कदमों से मुड़ा। उस डॉक्टर के 100 टुकड़े करना आरिफ, ये मेरा आखिरी हुक्म है तुम पर। वो साकित उसकी पुष्ट को देखते रहे, जो नजरों से अचानक हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। माय ब्यूटी। मकरू मुस्कुराती आवाज के साथ उससे हाथ बढ़ाकर दरवाजे के पट को खोला। रूम में मौजूद कमाल साहब उस अनजान को यूं दाखिल होते देखकर बिफर गए। कौन हो और अंदर कैसे आए? वो आगे बढ़े, जबकि समान मुस्कुराती नजर दुल्हन बनी नूर के पूरे सरापे पर भरपूर डालता अपनी ब्यूटी को ढूंढने लगा। ब्यूटी, देखो मैं आ गया, मेरे पास आओ। वो तमस्सर उड़ाता बोला और नूर उस अनजान को सामने देखती दहशत सदा थी। उस शैतान जैसे शख्स को देखते उसके आसाब शल होने लगे थे। ये कौन था और ऐसे कैसे अंदर आ गया था? बाहर शदीद मुकाबलाबाजी हो रही थी पुलिस और सामान के आदमियों के बीच, और वो उन्हें मुकाबले के लिए छोड़कर उन दोनों को जल्द अज जल्द यहाँ से ले जाना चाहता था। कमाल साहब की बात तो उससे जैसे सुनी नहीं थी, बल्कि बेताबी से अब हूर के वजूद को ढूंढ रहा था, जो पी के भारी भरकम वजूद के पीछे थी, जिस पर सामान की तड़प सदा नजर नहीं पहुंच पा रही थी। उसका पहले ही प्लान तैयार था। जब से उसे हुरूलैन को देखा था, उस दिन से उसकी नज़रें उस पर ही थीं
और वो हर हरकत पर नज़र टिकाए बैठा था। उसका दूसरा प्लान था आलम के घर से हुरूलैन को निकालना, पर वहाँ इस कदर सिक्योरिटी थी कि एक चिड़िया का गुस्सा भी नामुमकिन था। और फिर उससे अलीफ पर नज़र रखी, जहाँ उसे जल्द ही उसकी कमज़ोरी सामने और बगावत की बू आ गई। नूरुलैन, जो अलीफ से अनजान थी, और उससे सईर आलिम, उसके आदमी, अलीफ से सख्त नफरत थी। उसी का ही सामान ने फ़ायदा उठाया और उसका नंबर हासिल करते उसे जल्दी से यकीन दिलाकर कब्जे में कर लिया। और वो तो जैसे आज़ादी की आहट पर बैठी थी, जल्द ही उस नाम नेहाद एजेंट के कब्जे में आ गई। और फिर जैसे जैसे वो कहता गया, वो फर्माबरदारी से करती गई, क्योंकि बहुत मासूम थी, दुनिया की स्याही से अनजान जो उसकी बहन झेल चुकी थी। वो चाहता था वो एसपी को बर्बाद करे जिससे उसे बर्बाद कर दिया था, पर उस आलिम, उसके आदमियों ने उसे हर जगह से बचा लिया। हर जगह से नाकाम होते उससे सिर्फ अलीफ की शादी का इंतज़ार किया था, और उसकी खुशकिस्मती कि वो भी जल्दी से हो गई। और अपने इस मासूम पार्टनर के हाथों अलिफ को हटाया, घर से बुरहान को उसके पीछे भेजा। प्लान के तहत आलम को रमशा के वसीले निकाला और अब खुद मंजिल पर खड़ा था। "क- कौन हो तुम?" लट्ठे की माइंड पड़ती सफ़ेद रंगत से वो सुन वजूद के साथ उसे देखती पूछने लगी। सम्मान ने बदहालत पर कुछ नाकावारियत से उसे देखा, और उस हैवान का देखना कुछ इस तरह था कि वो रूह तक लर्ज़ उठी। मुझे नहीं पहचाना? उससे मस्सूई हैरत से पूछा। नूर खौफ से अपनी बहन की हालत और कमाल साहब सबकी नज़रें अपनी तरफ देखकर रोने जैसी हो गई। "कौन हो? दफ़ा हो जाओ, मैं नहीं जानती आपको।" जुबान संभाल कर। वो चीख कर गुर्राया कि सब के सब सहम कर रह गए। हो कौन भाई? निकलो, पागल हो गए हो? कमाल साहब भाई शदीद फायरिंग की आवाज़ पर गुस्से से धाड़े। होने वाला दामाद, ब्यूटी का प्रिंस। वो कहकर लगाता बोला। नूर ने वहशतज़दा होकर हुरलैन की तरफ देखा, और उसके ताक़ुब में सामान ने भी देखा। पीच कलर का उसका आंचल और शूज़ से मुकीत पाँव, उसमें पहनी बात सेब देखते उसकी शैतानी आंखें चमक उठी, बल्कि लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। उससे मचलते दिल को संभाला और उसके पूरे वजूद को देखना चाहा, कि सामने ही पी को पाया। "खबरदार मेरी बहन की तरफ देखा भी!" वो गुर्रा कर कहती हूर की तरफ भागी और उसके सर को खुद में छुपा लिया। उसे तो उस पाक एजेंट का इंतजार था। ये हैवान कहाँ से आ गया था, जिसकी आवाज़ सुनते उसकी बहन चीख चीख कर आवाज़ खो बैठी थी। सालों पहले हूर का ब्लाइंड ब्यूटी से इनकार, क्यों ब्लाइंड ब्यूटी नहीं, और आज उस हैवान का ब्लाइंड ब्यूटी कहना, और उसकी बहन की हालत क्या बयान कर रही थी, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस दिल कर रहा था ये शैतान नस्रों से दूर हो जाए, जिसे देखते खौफ सर्द लहर वजूद में उठ रही थी। बुरहान कहाँ चला गया था? क्या वो दाद के पीछे गया था, और उसे बचाने के लिए एजेंट क्यों नहीं आ रहा था अभी? और ये क्यों उसे पार्टनर कह रहा था? कुछ भी तो वो चाहकर भी समझ नहीं रही थी। सिर्फ होप से कमाल साहब को देखते हिचकियाँ लेती, अपनी बहन का सर सीने में छुपाए बैठी थी। "दूर रहो मेरी बहन से, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी।" वो चिल्लाती अपने पहने दुपट्टे से हूर के वजूद को छुपाने लगी। "मामा, पापा, हम दोनों को भी बुला ले।" वो सिसक उठी। इनोसेंट ब्यूटी, क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? हटो, चलो पीछे। चलो मेरे साथ। शाबाश। और तू भी बुढ़िया, हट सामने से। उससे बी को कहा, जो हरासा उसे देख रही थी। कोई नहीं हटेगा। बकवास बंद करके निकलो, वरना साइर आ गया तो आग लगा देगा तुम्हें। कमाल साहब बिभर कर गुर्राए, जिसे सुनते कहर समान कहकर लगा उठा। ऐसे ही आ जाएगा। उससे कहर जमान से उसकी ब्यूटी छीनी है। उससे धोखा दिया है मुझे। मेरी ब्यूटी को उठा कर ले गया था। मैं वहाँ इंतज़ार में बैठा रहा कि कब दिन ख़त्म होंगे और मैं अपनी ब्यूटी को वापस हासिल करूँगा। और ये किंग मुझे दगा दे गए, पर इस बार नहीं। वो जख्मी शेर की तरह गरज रहा था। उसके जख्म हरे हो गए थे और ब्यूटी को देखने की तड़प मजीद बढ़ गई, पर सामने खड़ी बी को देखते उसके अंदर शोले भड़क उठे। मार दो तो मार दो, मैं अपनी बच्चियाँ नहीं दूंगी। बी खूंखार बनी चिल्लाई और नूर को सीने से लगाए, और रोलैन की आगे दीवार हो गई। रास्ता मुझे खुद अच्छी तरह से साफ करना आता है। कहते कहका लगाने के साथ ही उससे अपनी गन सामने की, और किसी को भी समझने का मौका दिए बिना बी के माथे का निशाना लेते फायर किया। ठा के साथ बी के मुंह से अल्लाह की सदा निकली। वहीं नूर के दिल दहला देने वाली चीखें थी। उससे जैसे ही बी के हजार को खुद पर कमज़ोर पाया, चीख उठी। "बी, बी, बी उठिए बी, हमें छोड़कर मत जाएं बी।" वो चीखती एक जानिब लड़कती बी को रोती झंझोड़ने लगी। "दाद, बुरहान!" उसके दिल से दाद की पुकार निकली,
वो वहशतज़दा सी पी के माथे से बहते खून को देखती पुकारें लगा रही थी, जबकि पीछे पड़ी हुरुलैन के कपड़ों पर पी के खून की छींटें पड़ी थीं। अब कौन बचाना चाहता है इन्हें? ज़मान ने कहते हुरुलैन की तरफ कदम उठाए और आसिया बेगम ने खौफ से जर्द होते अपने शौहर को देखा। कोई नहीं, कोई नहीं बचा रहा, ले जाओ दोनों को, मुझे और मेरे शौहर बच्चों को छोड़ दो। कमाल साहब के कहने से पहले ही आसिया बेगम बोली। ज़मान नूर को पत्थर का होते देखकर और हंस पड़ा। आसिया। सदमे की तरह कमाल साहब ने उसे पुकारा। चुप करें आप, मनहूस है, पूरी सबको खा गई, पर मैं अपनी फैमिली को इसे निकलने नहीं दूंगी। चले यहाँ से, ये जाने इनके करतूत। वो सफा बेरहम बनी बोली और कमाल साहब का हाथ पकड़ा, जिन्होंने गजबनाक होते झटके से छुड़वा दिया। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। धाड़ते उन्होंने उसे आगे दरवाजे की तरफ धक्का दिया और खुद ढाल बनकर अपने भाई की बेटियों के सामने खड़े हो गए, मौत की परवाह किए बगैर। मैं अंधा था पर मेरे बेटे नहीं। अब तक उन्होंने रिश्ते निभाए हैं, आज मैं निभाऊंगा। और मेरे होते हुए मेरी बेटियों को तुम शैतान छू भी नहीं सकते। वो बेखौफ होकर बोले और साकित बैठी नूर बेहोश पड़ी हुर को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कितनी मासूम बच्चों के पीछे ये शैतान क्यों पड़ गए। जिंदगी में पहली बार उसे साहिल की समझ आई थी कि वो क्यों जलाता है ऐसे लोगों को। यकीनन ऐसे हैवान होंगे जिन्होंने बी की तरह मासूम लोगों को मारा होगा। क्या उसके भाई भाभी को भी इस परिंदे ने मारा होगा। सोचकर उनकी आंखों से खून छलकने लगा, जबकि सामने खड़ा जमान इस वक्त बर्बादी पर बदमजा हो गया। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी कमाल। रोती हुई आसिया बेगम घुर्राई, जिस पर कमाल साहब ने बहुत नागवारियत से उसे देखा। बकवास बंद करो। जमान धारता हुई के समेत बढ़ा। कमाल साहब बिपर कर उस पे झपटे। तुम निकलो यहाँ से नूर। बेटा भागो, मैं बच गया तो जरूर मेरी बेटी को लाऊंगा। जाओ यहाँ मेरी बच्ची। जमान को आगे बढ़ने से रोकते हुए नूर से कहने लगे, जो पत्थर से बनी वहीं उन्हें देखती रही। नहीं नूर, मैं तुम दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ। मैं तुम्हारा पाक एजेंट हूँ, इनोसेंट ब्यूटी। तस्दीक अमीर सहजे में कहता वो कहका लगा उठा कि उसके अल्फाज नूर के सर पर हथौड़े की तरह बरसने लगे। हूर। वो खौफ से पीली पड़ती जमान की शैतानी आंखें देखती खामोश पड़ी हुर को हिलाने लगी। हूर, क्या मैंने तुम्हें मारा है। बेरब सांसों की बंदिश हाथ पांव के ठंडे पड़ने पर वो वीरान अपने सुहाग के छोड़े और हुर को देखने लगी। तभी फिजा में दिल हराश चीखों के साथ कमाल साहब और आसिया बेगम की आंखें गूंज उठी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते गैर जमान के तीनों आदमियों ने सबसे पहले निशाना कमाल साहब को मुंह खोलते देखकर उसके मुंह का लिया, जो कि ठाक के साथ पीछे से खून का फवारा नूरुलैन के सजे चेहरे पर सुर्ख गर्म खून लावा बनकर पड़ा। अभी वो संभलती ही अपने मुंह से खून साफ करती। अंधाधुंध फायरिंग कमाल साहब और आसिया बेगम पर शुरू कर दी गई। नतीजतन जहां उनके लहू लुहान वजूद धड़ाम से नीचे गिरे, वहीं नूर उनके भड़कते वजूद देखकर हंसियानी चीखें मारती पीछे खिसक गई। अब वो खुद को क्या कहती। रफसाई ने रस्सी खींची थी। ये हूर को जो कहती थी मनहूस खुशियाँ निकलने वाली, खुद को तो ये भी नहीं कह सकती थी। उसके माँ बाप को तो दरिंदे निकल गए थे और उससे खुद अपने रिश्तों को निकल लिया। सब कुछ खत्म कर दिया। उससे अपने हाथों से क्या कर डाला। उससे अपनी बहन को बर्बाद, ताया ताई बी को मरवा दिया। अब वो क्या है। कौन उससे अब कहेगा कि वो क्या है। क्या दाद उससे छोड़ेगा। मैं तुम्हारा एजेंट हूँ ब्यूटी। कानों में सरसराती हुई शीशे की तरह पिघलती आवाज़ गूंजी, जबकि नसों के सामने वह हथियार लेस लंबे स्याह देव जैसे आदमी खून से रंगे थे और उनके बीच खड़ा वो शैतान उसके वीरान आंखों में देखता मुस्कुरा रहा था। यहाँ आओ ब्यूटी, मैं तुम्हें आज़ाद करवाने आया हूँ। उससे बाहें नूर की तरफ फैलाई। सकता टूटा तो फूट फूट कर भी आसिया बेगम कमाल साहब की लाशें देखती नफी करने लगी। हमें माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला था, हमें जाने दो वरना सही दांत तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो रोते हुए गिड़गिड़ाई और अपने पास बड़ा शूज़ उठाकर उसे दे मारा, जो सीधा उसके सीने पर लगा, जबकि खुद बैठी हुई हिचकियाँ भरती लरस रही थी। ज़्यादा खौफ तो उसे आसिया बेगम की खुद बेटी की आंखों से आ रहा था, जैसे कह रही हूँ तुमने हमें बर्बाद कर दिया मनहूस। नहीं, नहीं है हम मनहूस, जाने दो हमें। वो खुद को नोचती खोटी खोटी आवाज़ में धाड़ी और हंसता हुआ सामान बीच में पड़े बेजान कमाल साहब पर अपना चमक्का बूट में मुकीद पाँव एक उसके सीने और दूसरा उसके मुंह पर रखता उसकी तरफ बढ़ा। और ये दहला देने वाला हैवान का मंजर देखने की वो कहाँ ताब ला सकती थी।
तभी हूड के साथ खुद भी एक जानिब ढेर हो गई। उठाओ इसे। खैर सामान ने अपने आदमी को इशारा किया जो वहाँ पड़ी लाशें फलंगता हुआ उस तक पहुँचा और एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपने कंधे पर डाल दिया और सामान अपने सामने पड़ी हुरुलैन के नकोश पर उंगलियां फेरता उससे बाजुओं में भरते अपनी तड़प पर उससे सीने में छुपा गया। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा ब्लाइंड ब्यूटी। उसके वजूद को सीने से लगाते वो लंबे टाँग भरता वहाँ से भागने के अंदाज में निकले और बैरूनी गेट से लेकर लाउंज तक पड़ी अपने आदमियों और साइर के पुलिस वालों की लाशें हलांगते गाड़ियों में बैठे और वहाँ से जहाज़ की रफ्तारी लेते निकलते चले गए। पीछे दुल्हन की तरह सजा अलवी विला जरा सी बेवकूफ़ी पर लहूलुहान था। सुरखून गुर्दों मुंह पेट से निकलता फर्श पे बह रहा था जिससे भीगा सामान का बूट सफ़ेद रोश पर छाप छोड़ गया था। अपने कहर में पाँव भिगोए चला गया। तुम सिर्फ मेरी हो ब्लाइंड ब्यूटी। देखो, आज फिर मेरे पास हो। वो पीछे बैठा गाड़ी में अपनी गोद में सर रखे पड़ी हुरुलैन के चेहरे के हदो हाल को छूते उसे ख्वाब नहीं हकीकत मानता मदहोश और खुशी से भांग कहका लगाया। देखो बीस्ट, किंग देखो अपनी हार को। ब्यूटी सिर्फ कहर जमान की है, कहर जमान की। अपनी जीत पर वो पागल बना हंसियानी आलम में कह के मारता आहिस्ता से उसके वजूद को समेट किया खुद में जबकि वो अव्वल से अंधेरों में रहने वाली शहजादी अनजान थी कि उस पर कौन सी आफत टूट पड़ी है। वो अपने शहजादे से बिछड़ गई है, उसकी डोर से टूट चुकी है और उसे तोड़ने वाले उसके नादान अपने ही थे। जिद मत किया करो मेरा बच्चा। क्या खाना है मेरी शहजादी को? एक गंभीर आवाज़ उसकी तारीकी में रहमत बनकर गूंजी कि बेहोश पड़े वजूद की पकड़ियों से लबों पर मदम सी मुस्कुराहट बिखर गई। दिल खुद ब खुद उससे जिद करने लगा और मन तन बड़े लाड से उसके नरम गरम मजबूत अज़ार में खड़ा फरमाइश करने लगा था। रात की तारीकी में गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। आगे वाली गाड़ी में उस शैतान के अज़ार में पड़ी शहजादी अपने शहजादी की सैरंगेज बातों में खोई हुई थी जबकि पीछे आती गाड़ी में वो नादान थी जिसे लग रहा था उसने अपनी बहन का दिल दुखाया था और आज वो खुद जो अपनी बहन पर बीती खुद पर झेलती उसकी तकलीफ महसूस कर रही थी कि वो कहाँ से आई थी और उस हूर ने क्या किया था जिस पर नूरुलैन ने मनहूस का धब्बा लगाया था। एक मासूम अंधेरों की हूर पर और खुद उजालों का नूर होकर सबको निकल गई। दाद कौन था और ये एजेंट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सवाए इसके कि उसे अपने हाथों से ताए ताई पी को मार दिया। अपनों पर यकीन न करते गैरों की मौत खाई है। उससे बेवकूफ़ी में अपने मजाजी खुदा से कुछ ही पूछे बगैर उससे ये दायरा हैवान का बना डाला। वहीं चंद आंसू दांत पर भी गिरे कि उससे उसे इस लायक न समझा कि उसे ज़रा सा सच्ची बता देता तो आज ये कहर न टूटता सब पर। अलिफ। वो गाड़ियों में बैठे उसके पीछे थे जबकि बुरहान हाथ में गन पकड़े उसके पीछे भाग रहा था और दाद उस तंग सी गली में भागता वक्तन फवक्तन फायर्स भी खुद का बचाव कर रहा था। दाद मेरी बात सुनो, एक बार रुको और मुझे बताओ। दाऊद। बुरहान उसके पीछे भागता दौड़ा पर वो खुद पर कहाँ भरोसा कर सकता था जो उस वह करे। अगर वो कह देता कि वो सीक्रेट एजेंट है तो क्या उसके दुश्मनों तक ये बात नहीं पहुंच जाती? क्या जो अभी अपनी आंखों से देख रहा है वो फिर देख पाता? क्या उसकी ड्यूटी रहती उसके बाद? क्या इस फर्ज के छिनने से अलीफ रहता फिर? क्या उससे कम चोट खाई थी अपनी मोहब्बत के हाथों? उससे इतना गहरा वार किया, मासूमियत की मौत दी उसे। उससे सोच लिया था कि दाद अब कभी जिंदा नहीं रहेगा। उससे हमेशा उसकी मोहब्बत को इग्नोर किया। बुरहान उसके भाई को चाहा, उसके बाद भी दाऊद ने उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी और वक्त पर उसे समेट भी लिया अपना नाम देकर। पर उसे नहीं मालूम था वो उसे नापसंद नहीं उस कदर नफरत भी करती है। उससे अपने ही दाद को कांच के टुकड़ों की तरह बिखेर दिया था। चंद लम्हों तक का इंतजार नहीं किया। इतना यकीन नहीं था उससे दाद पे, ना सही अपने पर ही। मुझे माफ़ करना भाई, आपका दाद कभी गलत काम नहीं कर सकता। नम आंखों से कहते गलियों के खत्म होने पर रोड पर भागते पुल पर चढ़ा और एकदम छलांग लगाकर पुल के नीचे बहते पानी में खुद को फेंक दिया। बुरहान का सीना मुंह को आ गया। दाद। वो बिफर कर दाड़ उठा और ग्रिल से नीचे झांककर स्याही में उस बहते पानी को देखा। दाएं बाएं से पुलिस की गाड़ियां जमा हो गई जबकि वो साकिब सा सर झुकाकर खड़ा था। सर, आर यू ओके? कई बार पुकारने के बाद नाकाम होते अरमान ने जुर्रत करके उससे कंधे को झुंझोड़कर उससे होश रुलाया पर वो होश में कहाँ था।
उसे लगा वो पागल हो गया है। कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। सबके सिर्फ मुंह हिलते देख रहा था, जबकि उसका दिल फट रहा था और वो पागलों की तरह कभी पानी को देखता, कभी उन्हें। कि उन्होंने देखा क्या सच में उसका दांत गिर गया अंदर। सर, चले आपके घर पर अटैक हो गया है। कमिश्नर ने सारी फोर्सेस को वापस बुला लिया और कुछ जो रुके थे उन पर अटैक हुआ है। कुछ देर पहले एसएचओ की कॉल आई थी, वो अर्जेंट आपको बुला रहे हैं। अरमान ने नजरें उसके चेहरे से हटाई। क्या बकवास कर रहे हो? नेवी को बुलाओ, अभी मेरा भाई नीचे गिर गया है। वो गुर्राया। उस पर अरमान खौफजदा हो गया। हम संभाल लेंगे सर, आप जाएं, आपकी फैमिली अकेली है। अरमान ने समझाते हुए कहा कि बुरहान के सामने वो रोड अटैक अपने माँ बाप, फेरी और नूर खूर की तस्वीर ले आई। वो चौंक पड़ा और दूसरे ही पल उन्हें वहाँ के ऑर्डर से थे गाड़ी में बैठा, जबकि दिमाग में अरमान की बातें थी कि कमिश्नर ने क्यों ऑफिसर्स बुला लिए थे उसके घर से, जिन्हें वो पहरे के लिए छोड़ कर आया था। उसकी धड़कनें बेतरतीब थी, हर तरफ वहशत सी फैलती नजर आ रही थी। आखिर ये अचानक क्या हो गया था? उसके चचा चाची का मरना, हुरुलैन का गायब होना, फिर सालों बाद दाद को मिलना। आखिर दाद को ही क्यों मिली? और उसने कैसे यकीन कर लिया कि वो सच में अपने दोस्तों के लिए गया था हॉस्पिटल, जहाँ उसे हुरुलैन मिली और उससे इतनी जल्दी पहचान भी लिया, जबकि वो जख्म जख्म चूर हड्डियाँ थी। मुझे ब्लाइंड ब्यूटी दो। रईस सामान की आवाज़ सरसराती हुई कहीं दूर खाई से सुनाई देने लगी। मैं ब्लाइंड ब्यूटी नहीं हूँ पापा। एक घुटी घुटी आवाज़ साथ ही आई। क्या साहिर और होर को दहशतगर्द लेकर गए थे? वो बेहाली में खुद से सवाल करने लगा। क्या रईस जमान किंग का आदमी कहर जमान है? क्या उसका भाई दहशतगर्दों से लड़ता है? सईर, मुस्कान, हारे बले, फोरोलैन, सबकी एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। सोचों में घूम उसकी गाड़ी अलविविला के सामने रुकी, जिसकी पहली फिजा सजे फूलों की नहीं, सुख खून की बू उसके नथनों से टकराई। गाड़ियों के हॉर्न, बूटों की धमक, रेंजर्स फौज घर को पूरी तरह घेरे वहां जमा भीड़ को दूर रख रहे थे। क्या क़यामत आई है? वो कुछ भी ना समझते हुए बड़बड़ाया और गाड़ी से निकलकर सामने आया। जिसे देखते ही लोग साइड होते गए, बल्कि आवाज़ों के शोर में सबके कैमरे का रुख उसकी तरफ था। हौसला रखना एसपी, बुरहान अलवी। डीआईजी ने आगे बढ़ते हुए उससे कंधे पर हाथ रखा। उसने देखा और झटक दिया। किस बात का हौसला? वो क्यों रखे हौसला? उसका भाई मिल जाएगा, उसके माँ बाप बेटी सब ठीक है, फिर कैसा हौसला रखे? करते वो आगे बढ़ते हुए दिमागी तौर पर गैर हाजिरी से लाशें देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उनकी बू ने सांसें रोक दी। हवाओं का सर झोंका वहशतनाक हो गया। आसपास हथियार लेस अनजान लोगों के साथ उसके ऑफिसर्स पड़े थे, जबकि एसएचओ की लाश सफ़ेद रोश पर पड़ी मिली। कुछ पल थमकर उसकी खुली आंखों में देखता, उसके सीने में लगी गोलियों को देखा और लहू फिजा में एक गहरा सांस भरकर आगे बढ़ा, जबकि पीछे सब उसके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। उसकी हिम्मत, उसकी ईमानदारी, उसकी प्रमोशन। किस काम के बुरहान अलवी जब तुम अपनों को ही ना बचा सके? अंदर से एक धगी सी आवाज़ आई। वो निढाल हो गया। ऐसा कुछ नहीं, मेरे अपने सब ठीक हैं। बाबा! कहीं फिजा में सिसकती सरगोशी हुई। वो चौंक उठा और सीढ़ियाँ चढ़ते अपने रूम को देखा। जैसे वो बंद करके गया था वैसे ही बंद था। तो आवाज़ें कौन दे रहा था? सिसकते कौन पुकार रहा था उसे? या अल्लाह, मेरी मासूम फेरी पर आंच भी ना आई हो। बगैर जुबान हिलाए दिल ने सदा लगाई। उसके बूट में मुकीद मन मन भर के कदम उस खुले खून आलूदा किसी हॉरर मूवी के सीन वाले दरवाजे के सामने रुके और पल के लिए आंखें मेज का आयतल कुर्सी पर दे उसे नजरें उठाई। साहिर, हमारी बात सुनो। हम आपको आपकी बीवी सही सलामत ला कर देंगे। तुम कुछ मत करना, वरना सब बिगड़ जाएगा। देखो, वो सिर्फ एक जान है, जबकि इन दहशतगर्दों के सामने 1000 जानें हैं। तुम्हारे जरा से एक्शन पर किंग बदगुमान हो जाएगा तुमसे, और वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ब्रिगेडियर उसके सामने खड़ा उसे समझा रहा था, जबकि वो भी खामोश, एक हाथ में पासे पकड़े दूसरे में मोबाइल थामे खड़ा था। ब्रिगेडियर की आवाज़ पे हल्का सा हंसा। मेरी शहजादी एक जान है। वो बड़बड़ाकर मोबाइल का बटन दोबारा पुश किया, जिससे वो सारा खेल समझा था कि वो शहजादी को उसके आलम से दूर करने वाले उसके अपने ही थे। रूम की फिजा में बार बार आवाज़ गूंज रही थी। वो कुछ यूं कह रहा था। बीस्ट, क्यों लड़की के पीछे अपना नाम खराब कर रहे? तुम खुद को देखो, तुम क्या हो? तुम्हारी एक धार रूह फना करती है और तुम सरगोशियों में एक लड़की के सामने बातें करते हो। जाओ,
किंग तुम्हारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ किंग ही नहीं, अब हज़ारों तुम्हारे इंतज़ार में हैं। हमसे दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होगा। ब्यूटी मेरी थी और उसे मैं ले गया। तुम्हारी इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी मैं इतनों के बीच उसे ले गया, क्योंकि बीस्ट सिर्फ मारने के लिए है, बचाने के लिए नहीं। तुम्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। भूल गए तुम्हारा वो पहला कत्ल? लोगों के दिमाग से खेलता हूँ। फिर कैसे बच सकते थे तुम मुझसे? कैसे मेरी ब्लाइंड ब्यूटी को अपनी शहजादी कह सकते थे? वो अब मेरे पास है, मेरे सीने से लगी सोई हुई है, गहरी नींद में, अपनी कहर के आगोश में। हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तुम खुद मेरे रास्ते में आए हो। मुझसे मेरी ब्यूटी पहले तुमने और फिर किंग ने छीनी थी। मैं दिन रात एक करके उसे हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। सख्त से सख्त कर, वो जल्द अज जल्द तैयार हो जाए और मुझे मेरी ब्यूटी मिल जाए। पर किंग, फिर तुमने मुझसे छीन लिया उसे। बहरहाल मैंने अपनी ब्यूटी वापस पा ली है। और दूसरी लड़की, हाँ, इनोसेंट ब्यूटी, सीक्रेट एजेंट दाऊद अलिफ, उससे कहना बीस्ट की बीवी की हैप्पी जश्न आज़ादी। तमस्सुर से कहते वो आज़ाद था। उसके बाद रूम में वापस सकूत छा गया। बुरहान के लबों पर तलखी छा गई और वो चलता हुआ अपने माँ बाप के पास घुटनों के बल गिरने के अंदाज से बैठा। माँ को तो वो पहचान गया था, पर बाप, उसका तो चेहरा मसल दिया था उस हैवान ने। आंसू उसकी आंखों से गिरते गालों पर फिसल गए और हाथ बढ़ाकर बड़े दिल के साथ अपनी माँ की खुली आंखों पर रख दिया। मर्द इतने मजबूत क्यों होते हैं? वो ऐसी सूरत हाल पर भी आंसू बहाकर खुद को संभाल लेते हैं। हालांकि बुरहान का दिल दुआ मांग रहा था कि उसका दिल फट जाए, वो पागल हो जाए या कोमा में चला जाए, ताकि ये मंजर न देख सके। आई एम सॉरी अम्पू, अम्मी। वो भारी आवाज़ में सरगोशी से बोला और अपने बाप के सर को सीने में छुपा लिया। साथ ही अपनी माँ को भी हज़ार में ले लिया और बेआवाज़ रोता रहा। उसकी नसें सामने बेजान पड़ी पी पड़ गईं। आई एम सॉरी अब्बू, अम्मी। वो भारी आवाज़ में सरगोशी से बोला और अपने बाप के सर को सीने में छुपा लिया। साथ ही अपनी माँ को भी हज़ार में ले लिया और अब बेआवाज़ रोता रहा। उसकी नसें सामने बेजान पड़ी पी पिट गईं। कितनी हसीन यादें जुड़ी थी उन ममता भरे वजूद के साथ। बेगर्ज बेमतलब के उससे दोनों बहनों को चाहा था। वह हैरान नहीं हुआ था कितने ऑफिसर्स के सामने उसे पीस कहा जा रहा था। वो कोई कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि उसकी खामोशी से परेशान थे। वो दुख में था कि उसके भाई ने कभी उसे अपना समझा ही नहीं था। अगर समझा होता तो आज वो एक हथियार होते दुश्मन का सीना चीर देते। पर आज वो उनके पीछे नहीं, सईद, बुरहान, अलिफ, आरिफ, मुस्कान, सब उन दहशतगर्दों की गर्दनों पर पाँव रख के खड़े होते, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाते। सब कुछ गवा दिया था, खाली हाथ बैठा था अपने माँ बाप की लाशों के सामने। अलिफ कहाँ है एसपी? मुट्ठी की सख्त पकड़ में मौजूद उससे नूरैन की नादानियों को मिटा दिया। पर जानता था फिर भी वो अलिफ से नहीं बच पाएगी। उसकी भारी सर्द आवाज़ पर बुरहान ने गर्दन उठाई और उसे सपाट चेहरे को देखा। नहीं मालूम। वो कहकर अपनी माँ के सर पर बोसा देने लगा, जबकि वहाँ एक मजबूत एसपी को अपने माँ बाप के लिए रोते देखकर किसी में उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कहाँ जा रहे हो साहिर? मत भूलना कि हमें किंग जमान जिंदा चाहिए। आपने वादा किया है हमसे। ब्रिगेडियर ने उसे अकेले जाते देखकर गुस्से से जताया। साई ने गर्दन घुमाकर सुर्ख लहू होती पूरी आंखों से देखा, जिसमें एक हैवान सांसें लेता था। शर्त यह है कि मेरे बच्चे और शहजादी को कुछ ना हो। अगर उन दोनों को जरा सी भी तकलीफ आई तो बीस को भूल जाना कि वो किसी की मदद भी करता है। वो कहता वहां से निकल गया। उसके पीछे ब्रिगेडियर के इशारे पर शहरियार भागा। क्या घर में सिर्फ यही थे फैमिली में? अब उनका रुख बुरहान के समेत था, जबकि काफ़ी ऑफिसर्स बाहर भागे थे साहिर के पीछे। फेरी। वो बुखलाया हुआ उठा और वहां मौजूद ऑफिसर उसकी बुखलाहट खौफजदा चेहरे को देख चौंक उठे। क्या कोई और भी है इस घर में? ये आवाज़ सरसराती हुई उसके पीछे आ रही थी। पीछे डीआईजी की आवाज़ इग्नोर करता दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फेरी। बेड हाली देखकर तड़प उठा। फेरी बाबा आए हैं, बाबा को जवाब दो जान। बाबा बहुत अकेले हो गए हैं। वो नम लहजे में तड़पता उसे बुलाने लगा। बेड के नीचे बैल्कोनी में ढूंढा पर वो नहीं थी। फेरी, अब तुम सताओगी बाबा को? सताओगी जो पहले ही मरने के करीब है? वो दर्द से बोला। उसका जिस्म का पोर पोर जख्म से चूर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जहरीले हंजर से काटा गया हो। वो सारे रूम को देखता बाथरूम के पास आया और डरते हुए दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल होते ठंडी सांस भरी। पीछे दरवाजे पर अफसोस से बुरहान की पुश देखते ऑफिसर्स खड़े थे।
फेरी। सामने ही टब में बैठी फेरी को देखते वो भागकर उसके पास आया। फेरी, फेरी मेरी जान। उसके वजूद को पानी से निकालते वो बाहर आया और बुखलाया हुआ बेड पर डालते ऊपर ब्लैंकेट डाला। फेरी, बाबा आ गए। फेरी मेरी जान, आंखें खोलो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो बाबा जी नहीं पाएंगे फेरी। वो तड़प कर रोता हुआ उसके वजूद को सीने में भींच चुका था, जबकि ऑफिसर से देखते ही फौरन को डॉक्टर को कॉल की। बेटा देखो, मामा आ गई, मुस्कान। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो सच में मेरी मुस्कान रुक जाएगी। मत करो ऐसा, खोलो आंखें, बाबा की जान। वो उसके छोटे से वजूद को सीने से लगाए सिसक रहा था, जबकि कुछ देर पहले की सूरत हाल से घबराकर जो बाहर भागना चाहती थी, पर दरवाज़ा लॉक देखकर अंदर बाद में आवाज़ों से चुप कर बैठी थी। टब में कि कमाल साहब की दाढ़ें सुनकर वो खौफ से बेहोश हो गई थी। बुरहान ने खौफजदा होते उसकी धड़कनें सुनी जो मदम सी चल रही थीं। उससे गहरा सांस भरा और ऊपर आंखें मीच कर शुक्र अदा किया कि पलकों का पार तोड़कर आंसू उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी में गायब हो गए। मेरी बेटी, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी। रब की रहमत, मुझे मालूम था तुम कभी मुझे जख्म नहीं दोगी। वो झुका, उसके गालों आंखों माथे के बोझ से लेता आहिस्ता से ब्लैंकेट में लपेटे वजूद को बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में वहाँ डॉक्टर्स पहुँच गए, जो मुस्कान का चेकअप करते उसे फ़ौरन तौर पर हॉस्पिटल ले गए। क्योंकि उसकी धड़कनें काफ़ी मध्यम चल रही थी, वो जिंदगी से हाथ भी धो बैठ चुकी सकती थी। उनका कहना था कि उस हादसे ने बच्ची की दिमाग पर काफ़ी असर डाला है और वो अकेली सूरत हाल में खौफजदा हो गई और उसका उसके दिमाग पर असर पड़ा है। नतीजतन कुछ भी हो सकता है। वो मशीनों में जकड़ी हुई थी, जबकि बुरहान उसके वजूद पर थकी नजर डालता तनहा वीरान खड़ा था। मिस्सी, कहाँ गई हो यार? दीवार से सर टिकाए भीगी पलकों से उससे उस दुश्मन को पुकारा जिसे खुद ही घर से निकाला था। थक गया हूँ, जरा सा अपना कंधा दे दो। वो बड़बड़ाया, पर उससे कहाँ से आना था, सो आई भी नहीं। बुरहान अलवी खामोशी से राह तकता रह गया। फेरी, तुम्हारी मामा बहुत धोखेबाज है, गद्दार है। मुझ पर हक तो कहती थी पर कभी जताया नहीं, ना ही उसे इस्तेमाल किया। सर, आपका भाई नहीं मिला। अरमान ने सलूट करते कॉरिडोर में बैठे बुरहान से कहा। वो हाली नजरें अरमान पर डाले रह गया। कैसे मिलेंगे? वो ही नहीं आ रही अभी तक, हालांकि उसकी बेटी मशीनों में झगड़ी हुई है। वो बड़बड़ाकर विंडो के पास आ गया और नम आंखों से अपनी बेटी के छोटे वजूद को देखा। अरमान हैरत से उसकी चौड़ी पुष्ट पर नजरें डाले खड़ा था। शायद वो इतना गमगीन अपने भाई के ना मिलने पर भी नहीं हुआ था।